नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले एक बहुत ही स्पेशल बाइक के बारे में। ये है रॉयल एनफील्ड की डीज़ल। अब ये एनफील्ड डीज़ल नाम से आती थी, पॉपुलरली लोग इसको बुलेट डीज़ल नाम से जानते हैं और बाद में इसको रीब्रांड करके टॉरस भी कहा जाने लगा ऑफिशियली रॉयल एनफील्ड की तरफ से। मैं इसको चलाने आया हूँ गडिंगलज कोल्हापुर, मिस्टर रावण जी की ये गाड़ी है। और स्पेशल क्यों है ये? वेल, ये एक मात्र बाइक है जो कि डीज़ल में मिलती थी और मास प्रोडक्शन में गई। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि कई ऐसी बाइक्स रही हैं जो कि डीजल में बनी है। वेल, डेफिनेटली बनी है, बट मास प्रोडक्शन में जाने वाली एक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर की तरफ से ये एकमात्र बाइक थी। कुछ और बाइक्स हैं जो कि पॉपुलर रही हैं, उनकी बात इस वीडियो में एंड में करेंगे, बट फिलहाल बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्पेशल एनफील्ड डीजल की। मिस्टर रावण ने एनफील्ड डीजल 1997 यानी कि 1997 में खरीदी थी और इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने बेटे सुयोग के साथ मिलकर इसको रीस्टोर किया। एनफील्ड डीजल जो है वो एक कोशिश थी एनफील्ड मोटर्स की ओर से एक ऐसे ट्रेंड को बिजनेस में तब्दील करने की जो कि उस वक्त काफ़ी पॉपुलर था। 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक में काफ़ी लोग अपनी बाइक्स में डीजल इंजन लगवाना पसंद कर रहे थे। वो आफ्टर मार्केट अपने एग्जिस्टिंग पेट्रोल इंजन को हटा के वहाँ पे डीजल इंजन लगवा रहे थे और इसका बड़ा कारण ये था कि डीजल उस वक्त सस्ता हुआ करता था पेट्रोल से, साथ ही में आपको डीजल इंजन से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकल पाती थी पेट्रोल से। कुछ कुछ जगहों पे ऑलमोस्ट दुगनी फ्यूल एफिशिएंसी जो है लोग अचीव कर रहे थे। अब बहुत सारी कंपनीज जो है वो ये पर्टिकुलर डीजल इंजन वाला स्वैपिंग का काम कर रही थी, छोटी मोटी कंपनीज, और साथ ही में कई रेप्यूटेड लोकल मैकेनिक्स जो है वो भी ये कर रहे थे। लोम्बार्डिनी एक इटालियन कंपनी थी, उनका इंजन जो है वो आमतौर पे फिट किया जाता था। अब ये डीजल इंजन वाली चीज़ जो है वो इंडिया में ही नहीं थी, और भी कई देशों में इंक्लूडिंग यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, यूएसए, यहाँ पे भी अलग अलग डीजल बाइक्स पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। हालांकि इन देशों का कारण जो है अलग था। कई जगहों पे इनोवेशन से रिलेटेड, कई जगहों पे आर&डी से जुड़ी हुई चीज़ थी, कई जगहों पे मिलिट्री से जुड़े हुए पर्पस की वजह से डीजल बाइक्स का इस्तेमाल या डीजल बाइक जो है उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। तो अब बात कर लेते हैं एनफील्ड डीज़ल के बारे में। अब एनफील्ड डीज़ल जो है ये इसमें जो जो चेंजेस है वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। अगर मैं कुछ नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ तो आप ये समझ लीजिएगा कि स्टॉक कंडीशन में ही है वो पर्टिकुलर पार्ट। इंजन जो है वो लगा है 325 सीसी का, जो कि ग्रीवियस लोम्बार्डिनी जो है उनका बनाया हुआ है। रॉयल एनफील्ड इस इंजन को नहीं बनाता था, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। इंजन में गियर बॉक्स जरूर जो है रॉयल एनफील्ड खुद बनाता था, तो वहाँ पर जो है कोई शक नहीं है। 325 सीसी का इंजन है, 6.5 bhp की पावर ये बनाता है। जी हाँ, पावर ज़्यादा नहीं है। और टॉर्क जो है वो कई लोगों को लगता है बहुत ही ज़्यादा टॉर्क बनाती है गाड़ी, बट नहीं, ये सिर्फ 15 Nm के आसपास का टॉर्क बनाती है। तो भैया ये गाड़ी उस टाइम क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती थी? नहीं। जो बाकी एनफील्ड्स आती थी पेट्रोल में वो ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, 18 टू लेके 20 bhp तक आती थी, और उनका टॉर्क भी जो है वो 15 से लेके 20, 22, 25 Nm के बीच में होता था। बट ये माइलेज में राजा थी ये गाड़ी, और इसका टॉर्क बहुत ही लो एंड में मिलता था, वो इसके बारे में खास बात थी। माइलेज 70 के आसपास का एनफील्ड क्लेम करती थी, बट लोग जो है आराम से चला चला के 85-90 तक भी कई लोग निकाल लेते थे। क्या चीज़ें हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्पीडोमीटर, जो कि एक्चुअली ओरिजिनल वाला है। यहाँ पे एनफील्ड का लोगो है, रॉयल एनफील्ड का नहीं है। एनफील्ड मोटर्स उस टाइम हुआ करती थी। इस जगह पे जो चाबी जहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हेडलाइट का एक स्विच आया करता था, बट यहाँ पे अब जो है ये चाबी लगा दी गई है, जो कि एक्चुअली आपकी लाइट वगैरह ऑन करने के लिए। माइंड यू, इससे इंजन का कोई कनेक्शन नहीं है। डीजल इंजन जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर इस पर्टिकुलर गाड़ी से बैटरी निकाल भी लो या वो चाबी जो है वो हटा भी लो, तो भी आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। दो बाद में ऑप्शन आने लग गए थे कि आप जो है इग्निशन सिस्टम वाली एनफील्ड खरीद सको डीजल में भी, बट ये वो वाला वर्जन नहीं है, और लोग यूजुअली वो चाहते भी नहीं थे, क्योंकि बैटरी लो हो जाने पर इसको स्टार्ट करना एक महाभारत हो जाती थी। तो लोग यूजुअली बिना बैटरी के ही इग्निशन वाला सिस्टम रखा करते थे। उसके बाद में यहाँ पे एम्प मीटर दिया गया बैटरी के लिए। ये स्टॉक जो है आपके पास में टैंक फिल करने वाला है, डीजल डलता है इसमें। अभी जाएंगे हम फ्यूल स्टेशन, वहाँ पे जाके डीजल भरवाते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। हालांकि इस एरिया में कुछ और डीजल रॉयल एनफील्ड भी है, तो हो सकता है उनको आदत रही हो। अब यहाँ ये जो रॉयल एनफील्ड लिखा है, यहाँ पे एनफील्ड डीजल लिखा आता था, बट ये क्योंकि चेंज कर दिया गया बाद में, तो इसलिए टैंक वही है, बट ऊपर जो ये जो लिखा हुआ है वो बाद में स्टिकर जो अब जो किया गया है। इंजन है ये, यहाँ पे एयर इनटेक है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये डीजल फिल्टर है, और अभी भी सब ओरिजिनल पार्ट में है, और अभी तक सही चल रहा है। कोई भी शिकायत जो है वो ये कर नहीं रहे हैं, जो कि एक
बहुत ही बढ़िया चीज़ है और निशान ये है कि बहुत ही वेल मेंटेन ये है। ये पर्टिकुलर जो है आपके पास में गियर बॉक्स जो जुड़ा हुआ है, ये इसकी पूरी शाफ्ट जो है उस तरफ जाती है, गियर लीवर जो है वो उस तरफ आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपका ब्रेक है। टिपिकल जो उस टाइम एनफील्ड से आया करती थी, ब्रेक इस तरफ, गियर लीवर जो है वो उस तरफ, वैसा है। अब यहाँ ये जो आप पर्टिकुलर देख पा रहे हैं ये टूल बॉक्स है, जो कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अब ये टूल बॉक्स जो है वो छोटा आया करता था और बैटरी आया करती थी एक्चुअली इस तरफ। बैटरी अब जो है वो यहाँ शिफ्ट कर दी गई है, जो ओनर है उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दी है, बट टूल बॉक्स जो है वो आपका अभी भी यहाँ पे है, बट उसको बड़ा कर दिया गया है। फिलहाल मैं ये दिखाता हूँ, ये बैटरी है, ये बैटरी इस जगह आया करती थी और इसके उस तरफ एक छोटा सा टूल बॉक्स आया करता था, बट अब यहाँ पे टूल बॉक्स जो है वो थोड़ा सा हो गया है बड़ा। तो ये जो है यहाँ पे टूल बॉक्स है और ये ऑल द वे जाता है उस तरफ। अब यहाँ पे एक ये मैनुअल पड़ी है और ये एक्चुअल में ओरिजिनल मैनुअल है। तो कुछ पन्ने हम इसके पलट लेते हैं ओरिजिनल मैनुअल के। ओनर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है जो इसको बचा के रखा है। अब ये मैनुअल जो है इसमें मतलब 1997 में ये खरीदी गई है बाइक और आज तक मैनुअल इसकी सलामत है, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो कि काफ़ी पढ़ने में आपको इंटरेस्ट होगा। मैं दिखाता हूँ ये पर्टिकुलर पार्ट, अगर आप पढ़ेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाला तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड हाई स्पीड डीजल इसमें डालना है, नंबर ऑफ सिलेंडर 1, बोर स्ट्रोक्स उनकी साइज़ लिखी हुई है, 325 सीसी का इंजन है, कंप्रेशन रेशियो 18:1 जो कि मतलब डीजल में ही हो सकता है, इतना ज़बरदस्त वाला कंप्रेशन रेशियो। तो वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में इंजन आउटपुट, टॉर्क वगैरह फिगर्स जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो पॉज करके वीडियो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ओवरऑल रेशियो गियर्स के भी दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर की क्या रेशियो है, स्टीयरिंग वगैरह, हैंडल बार वगैरह जो है क्या कैसे हैं, किक स्टार्टर कैसे ऑपरेट होता है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई है। इलेक्ट्रिकल्स भी दिए गए हैं, हालांकि कुछ एनफील्ड्स इनिशियली बिना इलेक्ट्रिकल्स के आती थी डीजल वाली, तो उसके बारे में उनमें ये चीज़ नहीं आती होगी, ये बाद में रही है। मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर/आवर की बताई हुई है और मैक्सिमम पेलोड 172 किलो का और ड्राई वेट जो है 168 kg के आसपास। अब एक पॉपुलर राइवल हुआ करता था इसका, सूरज डीजल, वो भारी हुआ करती थी, उसकी चैसी जो है खुद मतलब सूरज कंपनी ने बनाई थी, तो वो 20 किलो भारी हुआ करती थी, बट उसके डायनेमिक्स भी काफ़ी बेकार बताए जाते थे, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हुई नहीं। एनफील्ड डीजल कुछ इस तरीके का लिखा आता था, बाद में यहाँ टॉरस लिखा आने लगा या एनफील्ड लिखा आने लगा। तो ये है सर्विस कूपन वगैरह, उस टाइम ओरिजिनल जो है कुछ ऐसे दिखते थे। अब इसको हम कर देते हैं बंद और उसके बाद में अब सीट जो है वो स्टॉक सीट है, ऐसी सीट आया करती थी और इनफैक्ट गाड़ी जो है उसमें काफ़ी सारे पार्ट अभी स्टॉक है, बट ये रिम्स और जो टायर्स हैं वो ऑब्वियसली बदल गए हैं इतने लंबे टाइम बाद में। दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देख सकते हैं, उसमें है ये पर्टिकुलर पार्ट। अब ये क्या पार्ट है, वेल यहाँ पे जो है आपको मतलब ये जो चीज़ है ये आपका किक स्टार्ट है। अब ये कैसे काम करता है वो अभी मैं काम करके बताऊंगा। ये जो है आपका न्यूट्रल करने के लिए लीवर है और ये जो है आपका गियर है, एक गियर ऊपर, बाकी 3 बचे हुए गियर जो है वो नीचे, 4 गियर हैं। ये एक फ़ैन है जो कि कूलिंग करता है इंजन की। अब जो मतलब जब ये 325 सीसी वाला इंजन था, उससे पहले जो लोम्बार्डिनी के इंजन आते थे उसमें यहाँ पे क्या होता था, एक पुली मतलब ऐसे कुछ रस्सी बांध के उसको खींच के स्टार्ट करना पड़ता था। ये आप जो देख पा रहे हैं किक, ये नहीं आया करता था उसमें, बट यहाँ पे ये है। और कुछ इंजन के पार्ट्स आपको इधर भी दिख पा रहे होंगे, जिसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये पार्ट जिस पे लिखा हुआ है स्टार्टर। अब बेसिकली क्या है, जब गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करनी हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आप डीजल डालिए जो कि सीधा जाके सिलेंडर में गिरता है और फिर आपको आसानी होती है स्टार्ट करने में। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डीजल जो है कंप्रेशन के बेस पे ही चालू हो जाता है, तो वो वहाँ डीजल सीधा गिराने पर जो है थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है। पहले जो स्टॉक हुआ करती थी उसमें बैटरी भी आया करती थी, मतलब ये जब स्टॉक हुआ करती थी तो यहाँ पे जो ये पार्ट है इसमें इधर चाबी लगा करती थी, जिससे आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है वो चालू हुआ करते थे। तो ये कुछ बातें हैं एनफील्ड डीजल के बारे में। बाकी आप देखेंगे अगर यहाँ से तो आपको इंजन वाला कंपार्टमेंट थोड़ा सा बड़ा लगेगा, जो कि रेगुलर पेट्रोल वाले में इतना बड़ा नहीं आया करता था। हालांकि उस टाइम पे 325 सीसी इंजन थोड़ा सा छोटा माना जाता था, क्योंकि 350 जो है वो स्टैंडर्ड हो गया था। सारे इंजन जो है 350, 500, 800 ऐसे इंजन आया करते थे, बट फिर भी ये डीजल इंजन बहुत ही पावरफुल मतलब रहा है और माना गया है। ब्रेक जो है वो अगर आप यहाँ दबाते हैं तो ये रियर वाला ऐसे काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। कई पार्ट जो आज भी स्टॉक है, जिनमें एक ये पार्ट है, ये आज भी स्टॉक है। हालांकि थोड़े बहुत सस्पेंशन में इश्यूज़ हैं, जो कि ओनर का कहना है कि अब वो जल्द ही उसको भी सही करेंगे। ये रीस्टोर की गई अभी 3-4-5 महीने पहले ही, लॉकडाउन से पहले जो है। अभी आप फोटो देख पा रहे हैं ऐसी ये दिखा करती थी। कुछ पार्ट्स मिंडा के हैं,
मिंडा आपने हाल ही नाम बहुत सुना होगा, महिंद्रा थार के ऑक्शन में जिस शख्स ने सबसे हाईएस्ट बिड की थी थार की, अशोक मिंडा, वो इन्हीं कंपोनेंट सप्लायर के। इंटरेस्टिंगली मिंडा जो है वो महिंद्रा के भी सप्लायर रहे हैं और महिंद्रा थार ऑक्शन में उन्होंने ली है। एनीवे ये बातें हैं, अब चलाते हैं इसको थोड़ा सा और बाकी चीज़ जानते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, जो कि अपने आप में एक अजब प्रोसेस है। अब मैं इसको चालू नहीं करूँगा, यहाँ पे आप देखिए इग्निशन जो है ये ऐसे चालू होता है, बट मैं इसको चालू नहीं करूँगा, उसके बावजूद ये चालू होती है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताई नहीं अभी, वो मैं बताता हूँ पहले। ये स्विचेस जो हैं, इनमें कुछ स्विचेस बाद में लगाए गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हेडलाइट का कंट्रोल यहाँ आया करता था, बट ये बीम कहाँ होनी है वो कंट्रोल यहीं आया करते थे। और ये जो है डीकम्प्रेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये डीकम्प्रेसर पेट्रोल वाले वेरियंट्स में आता था, ये एक्चुअली बटन हुआ करता है। अभी भी जो लीवर है ये है इंजन ऑफ करने का, तो अगर आप इसको यूँ दबाएंगे तो इंजन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कोई चाबी वाबी वाला सिस्टम नहीं है इंजन ऑफ करने के लिए, तो वो इंजन ऑफ का बटन यही था, मतलब सिस्टम यही था। ये कोई काम का नहीं है लीवर, ये बाद में लगाया गया है, बट ये अभी कोई इसका फंक्शन जो है वो नहीं है। अब हम इसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप इंश्योर करिए कि न्यूट्रल में है। हालांकि ये जो न्यूट्रल करने वाला सिस्टम है ये आपका फर्स्ट गियर में काम नहीं करेगा, ये इसके लिए गाड़ी आपकी सेकंड, थर्ड या फोर्थ गियर में होगी, और तब आप इसे दबाएंगे तो गाड़ी ये जो है आपका न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद में अब एक और तरीका है जो मैं बताना भूल गया आपको, जिसको स्टार्ट करने का ज़रूरी है। बेसिकली ये यहाँ पर आप स्विच लीवर ये जो देख पा रहे हैं अभी अंदर, ये डीकम्प्रेसर के लिए है, तो इससे डीकम्प्रेशन हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको ऊपर खींच लिया है, उसके बाद ही ये स्टार्ट होगी, अदरवाइज़ अंदर कंप्रेशन इतना होगा कि मेरा किक जो है वो लगेगा ही नहीं। तो ट्राई करते हैं। एक, ओके, वी फेल्ड। डीकम्प्रेशन फिर से करते हैं। एक्चुअली ये बैठ के थोड़ा सा मेरे से आसानी से होता है। डीकम्प्रेशन कर दिया है हमने। ये हो गई है चालू। आवाज़ सुन लीजिए। काफ़ी स्टॉक रॉ आवाज़ इसकी है। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे वो ये कि काफ़ी धुआं जो है ये पर्टिकुलर इंजन से निकल रहा है। ये एक डीजल्स की खासियत थी कि वो धुआं बहुत फेंकते थे, और इमिशंस की वजह से ही एक्चुअली रॉयल एनफील्ड डीजल जो है वो बंद हुई है। हालांकि उतनी डिमांड भी नहीं थी, बट इमिशंस जो है वो एक मेन रीज़न था कि एनफील्ड डीजल जो है वो बाद में बंद करनी पड़ी। लगभग 2002 में बंद हुई। आप बात करें प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था, तो 1990 में एनफील्ड ने दिखाई थी, बट उस टाइम एनफील्ड की माली हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो 93 के आसपास जो है इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था, मतलब मास मार्केट प्रोडक्शन शुरू हुआ था, हर किसी को डीलरशिप पे मिलने लग गई थी। ओके जी, तो ड्राइव करते हैं हम डीजल बुलेट को, बट उससे पहले मेरी एक प्रबल इच्छा है, हम उसको पूर्ण करने चलते हैं। मेरे बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं फ्यूल स्टेशन पे जाके एक बाइक में डीजल भरवाऊँ, तो वो करते हैं। डीजल 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 जाता है इसमें। $200 का कर दो। हाँ डीजल है। हाँ, जीरो किधर आया ज़ीरो? अब आएगा। हाँ करो। पहले कभी डाला है बाइक में डीजल? नहीं डाला। अभी बंद तो नहीं हो जाएगा डीजल से? चलेगा? अभी मुंबई जा रहे हैं, फिर अगला डीजल उधर ही भरेगा सीधा मुंबई में। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। ओके, तो अब चलते हैं और बात करते हैं बाकी चीज़ों की, पिकअप वगैरह कैसा है, क्या है। वेल, पावर और टॉर्क फिगर की अगर बात करें तो 6.5 bhp की पावर जो है ये इंजन निकालता है, और लगभग 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ये देता है। अब टॉर्क जो है वो बहुत ही लो आरपीएम, मतलब लगभग 2500 आरपीएम के आसपास ही पूरा टॉर्क जो है वो आपको मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और इसी वजह से गाड़ी का इनिशियल पिकअप जो है वो काफ़ी बढ़िया है। हालांकि आरपीएम रेंज जो है वो कम है, तो जो 4 गियर्स है उसका इस्तेमाल मोस्टली वो जो 6.5 bhp होती है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए होता है। टॉर्क तो क्योंकि हर जगह अबेंडेंट है ही।
वाइब्रेशंस एक्चुअली काफ़ी है, मतलब जो इंटेंसिटी है वाइब्रेशंस की वो काफ़ी हाई है, ऐसे फ्रीक्वेंसी आई नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आरपीएम ज़्यादा तो है नहीं, तो मतलब जो पिस्टन का हर एक मूवमेंट है वो फील होता है। अब आरपीएम ज़्यादा होते तो वाइब्रेशंस जो है उनकी इंटेंस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती, बट यहाँ पे मतलब वाइब्रेशन है डेफिनेटली। और लंबे टाइम तक अगर आप इसको चलाना चाहें तो काफ़ी आपके शोल्डर जॉइंट्स और आपके काफ़ी रीढ़ की हड्डी पे कुछ जगहों पे ऐसा आपको एहसास उसका ज़रूर होगा। थोड़ी थकान वगैरह भी जो है वो आपको एक्स्ट्रा होगी। हालाँकि सस्पेंशन इसके अच्छे हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और सस्पेंशन आज तक अच्छे, मतलब इतने लंबे टाइम तक कोई बदलाव जो है उनमें नहीं किया गया। अभी तक सस्पेंशन अच्छा होना मतलब वो अच्छी चीज़ ही है इसके बारे में। एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि अप हिल मतलब वो हिल्स पे चढ़ना जो है गाड़ी के लिए ईज़ी होगा इतने सारे टॉर्क की वजह से, वेल नहीं। उतना ज़्यादा टॉर्क नहीं है कंसिडरिंग द वेट, गाड़ी का वज़न बहुत है, बट 15 न्यूटन मीटर के आसपास का ही टॉर्क बनाता है। हाँ, आप अगर मतलब सिंगल बैठे हो तो सही गियर में कोई परेशानी नहीं होगी, बट अगर 2 से ज़्यादा 2 या मतलब 2 से ज़्यादा लोग अगर बैठे हो तो उस दौरान ज़रूर आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपहिल चढ़ने में काफ़ी स्ट्रगल एक्चुअली करना पड़ेगा, और सही गियर में ही आपको रहना पड़ेगा। गाड़ी टॉप स्पीड लगभग 60 के आसपास, 60-65 इजीली चली जाती है, बट अगर कोई स्लोप वगैरह पे जा रहे हो या कंटिन्यूसली हाईवे पे चल रहे हो तो गाड़ी जो है इजीली 80 के आसपास की स्पीड कर लेती है बिना कोई परेशानी के। मोस्टली लोगों ने जिन्होंने इसको ख़रीदा है उन्होंने यही सोच के ख़रीदा होगा कि भैया हमें ज़्यादा लोड डाल के मोस्टली सिटी वगैरह में चलना है या हाईवे क्रूजिंग करनी है, तो उस हिसाब से इसको लोगों ने ख़रीदा होगा। बिकॉज़ अगर आप क्लोजली इस चीज़ को देखें, इस गाड़ी को देखें, तो मतलब वो टॉर्क बहुत अबेंडेंट है और आपको क्लच वगैरह जो है ज़्यादा बर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हाफ क्लच में गाड़ी उठाना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईज़िली गाड़ी जो है वो पिकअप ले लेगी, इतना बढ़िया टॉर्क है। और शायद यही वजह है कि जो ओनर है वो कह रहे हैं कि लगभग 4 लाख किलोमीटर उन्होंने इस गाड़ी को चला लिया है, इस बाइक को चला लिया है, और अभी भी क्लच असेंबली जो है वो स्टॉक वाली ही है। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, गाड़ी में अगर प्रॉपर पूरा फ्यूल डाल दो आप ऊपर तक, और उसके बाद में मतलब 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, अगर आप प्रॉपरली डाल के उसको आराम से चलाओ तो लगभग 1000 किलोमीटर की रेंज जो है वो आप अचीव कर सकते हो। तो ये सब कुछ है रॉयल एनफील्ड डीज़ल या एनफील्ड डीज़ल, जैसा कि हम बात कर रहे थे, बता रहे थे। अब बेसिकली क्या है, और जो डीज़ल इंजन बाइक्स आती थी उसमें पॉपुलर जो थी वो थी सूरज डीज़ल, जो कि एक्चुअली इसी इंजन के साथ में आती थी, बट उसमें जो है चैसी जो है वो सूरज कंपनी ने खुद बनाई थी। उसके अलावा पॉपुलर जो है ये जो इंजन है बेसिकली ग्रीवियस लॉम्बार्डिनी का, तो ग्रीवियस जो कंपनी, ग्रीवियस कॉटन इंडिया में जो थी, वो भी एनफील्ड की चेसिस पे इंजन लगा के देते थे। हालांकि वो इंजन इनिशियली 348 सीसी का हुआ करता था, और कंपनी कुछ ऐसे प्रचार करती थी कि भैया आप अपनी 350 सीसी बाइक ले आइए और हम आपको ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ी बना के दे देंगे इंजन स्वैप करके। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके बारे में। एक डिटेल्ड आर्टिकल मैं कुछ दिनों में गाड़ीफाई पे लिखूंगा कि कौन कौन सी डीजल बाइक्स कहाँ कहाँ ग्लोबली रही है। इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर चैसी पे जो है इंग्लैंड वगैरह में जैपनीज़ इंजन लग के गाड़ियाँ बनती थी। काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनके बारे में जब आर्टिकल आएगा तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रावण का, सुयोग का, जो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस पर्टिकुलर बाइक को चलाने के लिए। और बाकी अगर आपको कुछ और जानना हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।